1875 ये वो साल था जब एशिया में स्टॉक मार्केट आया, जहां लोग ऑफलाइन ट्रेड्स लेते थे। कंपनी के शेयर्स उनको बॉन्ड्स पेपर में मिलते थे। अब ये वो टाइम था जब लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट को समझना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि लोगों के लिए उस टाइम भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब अगर मैं BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करूं, जिसका बेंचमार्क अगर मैं देखूं जो सेंसेक्स है, तो सिर्फ 100 पॉइंट से शुरू हुआ था, लेकिन आज अगर हम देखें तो वो 82 से 85,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। अब अभी के टाइम में आपको कई ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इतने सालों में जो लोगों का प्रॉफिट बना है, जो इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है, तो इस चीज से लोगों का काफी ज्यादा भरोसा भी बन चुका है। बिकॉज पहले NSE, BSE ये सब चीज बहुत नई होती थी लोगों के लिए, लेकिन अगर हम अब देखें तो हमारे पास BSE है, NSE है, क्रिप्टो है, गोल्ड है, सिल्वर से, ये सब तो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। और अगर आपको कोई गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स देखना है, जैसे कि आप FD ले लो, RD ले लो, या फिर आपको कोई ट्रेडिशनल प्लान्स मिल जाए या पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये सब अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स देखें तो 20 साल, 30 साल, 40 साल या फिर 50 साल पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो पहले से 200 से 300 साल पहले से एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती हुई आ रही है जो राजा महाराजा भी करा करते थे। मतलब वो अपना पैसा लगाते थे, निवेश करते थे और मुनाफे पे ज्यादा लेते थे। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, जहाँ सबसे ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको बताएंगे जो आज से 200-300 साल पहले से चलती चली आ रही है, और ये है रियल एस्टेट। अब ये एक लौती इन्वेस्टमेंट है जो सबसे पुरानी है, जहां पहले के लोग जमीन, जिसको हम रियल एस्टेट बोलते हैं, उसको खरीदते थे और फिर महंगे दाम पे बेचते थे। अब आज हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बात करेंगे, जहां हम ये देखेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा और इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है या फिर नहीं। और आज जो इतने ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट की, वहां पे हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बताऊंगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। हे एवरीवन, अब अगर हम इंडिया में रियल एस्टेट का मार्केट देखें तो रियल एस्टेट मार्केट 515.8 बिलियन US$ का है, और एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि साल 2029 तक ये मार्केट 856 बिलियन डॉलर्स का होगा। अब रियल एस्टेट मार्केट हर साल 8.7% के CAGR रेट से बढ़ रहा है, जिसमें हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं, और इसका जो GDP कंट्रीब्यूशन है वो टोटल 7.3% का है। अब अगर हम एक बिगर पिक्चर में देखें तो रियल एस्टेट मार्केट काफी तेजी से ऊपर जाएगा, जहां ये आर्टिकल पढ़ो। अब आगे इसका काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया गया है, बस यहाँ पर चैलेंजेस इसके लिए तब आ सकते हैं जब कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हो या रियल एस्टेट के अगेंस्ट कोई भी लॉ बने, बट इसके चांसेस काफी कम है, बिकॉज रियल एस्टेट मार्केट खुद ही इंडिया की GDP को काफी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, पिछले साल जो बजट आया था उसमें रियल एस्टेट के खिलाफ एक लॉ पास हुआ था, जो एक रूल बना था, गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसकी वजह से इस मार्केट को काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने मिला। लेकिन जल्दी ही गवर्नमेंट ने खुद ही वो रूल को हटा दिया और वापस से ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री का लास्ट अगर हम 10 सालों का एक एवरेज रिटर्न देखें तो वो कुछ 4% का है। अब ये रिटर्न काफी कम है, मतलब अगर मैं बात करूं तो 2.5 से 3% का रिटर्न तो हमें सिर्फ सेविंग अकाउंट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही कम रिटर्न है। अब देखो, प्रॉपर्टी में फायदा और नुकसान दोनों होता है, और कितना फायदा है ये डिपेंड करता है तुम्हारी प्रॉपर्टी कहाँ पर है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी एक अच्छे मार्केट में ली है, या फिर हाईवे के पास ली है, या मॉल या गार्डन या XYZ कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस है, तो आपके प्रॉपर्टी के रेट काफी ज्यादा ऊपर जाएंगे। ऑन एन एवरेज आपको 16-17% का रिटर्न मिलेगा हर साल। लेकिन वहीं पे अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी कोई ऐसी जगह बाय करके रखी है जहां पे कोई इंसान ना ज़्यादा रहता हो, जहां कोई मार्केट ना हो, जहां उस जगह की कोई डिमांड ना हो, या फिर वो जगह शहर से काफ़ी दूर हो, तो आपके प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी ज़्यादा लो जाएंगे। अब ये सब चीज़ों का एक एवरेज रिटर्न है, वो है सिर्फ 4% का। कई लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करके रखा है, जहां उनकी कई प्रॉपर्टी, जहां उनका कई फायदा भी हो रहा है और कईयों का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। अब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कई अलग अलग जगह करके रखी, लेकिन अगर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करना है तो वो किस फैक्टर्स को देख के इन्वेस्टमेंट करे।
मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बूम में जाने वाला है। तो सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। अब लोग बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है, जीडीपी बढ़ाना चाहती है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी देश का एक बैकबोन है और इसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। और इसी के साथ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी रियल एस्टेट्स के साथ ही रहेंगी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इसका मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और जिस भी इंडस्ट्री के साथ गवर्नमेंट खुद रहती है वो मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा डाल रहे हैं और ये मार्केट में इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफ़ी पैसा डल रहा है। लग्जरी रियल एस्टेट्स की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब जो इंडिया के HNI कस्टमर्स हैं उनके बीच में लग्जरी रियल एस्टेट्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है। अब लोग यही सब फैक्टर्स को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हैं। अब ये सब फैक्टर्स के अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कौन से एरिया में। अगर वो एरिया काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, लोगों के बीच में है, यहाँ पे हाईवे में है या एयरपोर्ट के पास है, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी उसके रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। और तो और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपने जैसे कोई भी प्रॉपर्टी लिया हो या फिर कोई शॉप हो या फिर कोई घर हो, तो आप उसको एक रेंटल इनकम की तरह यूज़ कर सकते हो। आप उसको रेंट पे चढ़ा के एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, एक पैसिव इनकम का जरिया बना सकते हो। ये सब तो हो गई हमारी फ़ायदे की बात, लेकिन अगर हमें फ़ायदा दिख रहा है तो उस चीज़ के बहुत से ड्रॉबैक्स भी होते हैं और कई नुकसान भी होते हैं, जो हमें साथ ही साथ जानना बहुत ज़रूरी है। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऐसे तो काफ़ी पुरानी इन्वेस्टमेंट है जो सालों से चली आ रही है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर आता है प्लेस का। अब कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, अब डिपेंड करता है कि उसके आसपास का एरिया कैसा है। कोई सोसाइटी है तो बेटर है, कोई गार्डन है, मॉल है, XYZ कोई भी ऐसा प्लेस है तो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर वो एरिया फ्लॉप हो गया, वहाँ पे लोग नहीं रहे, तो जो प्रॉपर्टी आपने ली है ना उसके प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे और आपको नुकसान होगा। अब ये आर्टिकल पढ़ो, जहाँ अगर आपने टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में अपनी प्रॉपर्टी नहीं ली तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकती है। अब एक और बड़ा ड्रॉबैक है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है। अब एज अ इंडिविजुअल अगर आप अर्न कर रहे हो और आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी सैलरी में से थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप उसमें से 10 से 15,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा कैपिटल रियल एस्टेट में लगाना पड़ेगा। बेरेस्ट मिनिमम भी मानूं तो कम से कम 10 लाख रुपए तो आपके पास होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ना करके म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर से जैसे ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज वहाँ पे 1,000, 2,000, 3,000 या फिर 10,000 रुपए तक से लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि आपके पास कैपिटल भी, आपको इन्वेस्ट भी करना है और आपने मान भी लेते हैं कि कोई प्रॉपर्टी में 50 लाख रुपए लगा भी दिए, तो वहाँ पे बड़ा ड्रॉबैक किया जाता है कि आप उस पैसों को इंस्टेंट नहीं निकाल सकते। मतलब कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कभी कोई अर्जेंसी आ गई, आपको पैसे निकालने की ज़रूरत है, तो ऐसा तो नहीं ना कि आप इंस्टेंट में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा निकाल लो। ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन आपको काफ़ी कम पैसे में काफ़ी नुकसान में उस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा। तो आपको जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो उस चीज़ के लिए आपको ख़रीदने में भी टाइम लगेगा और उस चीज़ को बेचने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आपको थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत हो तो आप ऐसी सिचुएशन में उस घर का जो प्रॉपर्टी आपने ली है उस कैपिटल का यूज़ नहीं कर सकते, या तो आपको पूरा ही घर बेचना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि आप कोई भी एक ईंट निकाल के बेचो, आपको बेचना है तो पूरा ही घर बेचो, तभी आपको कुछ पैसा अच्छा बचेगा। अब देखो, हमने फ़ायदे भी देखे और इस चीज़ के नुकसान भी देखे, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अगर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे पास कैपिटल है या फिर हमारे पास कैपिटल नहीं भी है, तो हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब सबसे पहले केस की बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कैपिटल है और आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बेटर तरीका क्या हो सकता है जहाँ पे आप अपना पैसा डुबा भी ना पाओ और आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी हो। अब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डाइवर्सिफिकेशन।
मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो ताकि पैसा डाइवर्सिफाई रहे और आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करो तो वहाँ के लोकल से बात कर लो, क्या वहाँ क्या काम होने वाला, क्या प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी ले लो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। अलग अलग सिटीज़ में देखो कहाँ अच्छा प्रोजेक्ट है, कहाँ आपको सस्ते में ज़मीन प्रॉपर्टी मिल रही है, तो वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हो रियल एस्टेट में, लेकिन आपके पास उतना कैपिटल नहीं है। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप पार्टनरशिप कर लो, अपने कोई फ्रेंड के साथ, अपने कोई नोन के साथ कोई प्रॉपर्टी परचेज करो और उसको एक अच्छे दाम पे बेच सकते हो। या फिर आपके पास बिल्कुल भी कैपिटल नहीं है तो सबसे पहले आप कैपिटल गेन करो। छोटी मोटी जगह जैसे म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट होता है, तो वहाँ से आप कैपिटल जनरेट करो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप रियल एस्टेट। अब अगेन ये जो इंडस्ट्री है बहुत क्लटर्ड इंडस्ट्री है, बहुत कंपटीशन वाली इंडस्ट्री है, जहाँ पे अगर आप पूरे फ्रेशर हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इन्वेस्टमेंट करना। अब आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, इस मार्केट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका एक बड़ा कैपिटल लगने वाला है रियल एस्टेट में। अब आप अगर एक बड़ा कैपिटल लगा रहे हो तो आप पहले उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस ले लो या फिर कोई अपने नोन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो तो आपको ज़्यादा फायदा हो। अब एट द एंड इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए, जहां अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग फील्ड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। और यहाँ भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट सबसे पुरानी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका लोग काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं और ये मार्केट आगे भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अब अगर इस वीडियो का एक भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको ये जानना है कि एयरलाइंस इंडस्ट्रीज इतना डाउनफॉल में क्यों है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.